ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम उस तस्वीर से करना चाहते हैं जिसमें विपक्ष की पूरी राजनीति छिपी हुई है। यह तस्वीर 6 साल पुरानी है। उस वक्त जून 2019 में संसद भवन के बाहर विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया था और आपको पता है इस विरोध प्रदर्शन का मुद्दा क्या था? मुद्दा था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे आप ईवीएम भी कहते हैं। सारे विपक्षी दल एक ही स्वर में ये कह रहे थे कि ईवीएम में गड़बड़ी है, बटन कोई भी दबाओ, वोट बीजेपी को ही जाता है। देश में इस मुद्दे पर खूब विवाद हुआ। नौबत यहां तक आ गई कि बहुत सारे आम लोग भी ईवीएम को शक की नजरों से देखने लगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ईवीएम के खिलाफ 10 से ज्यादा बार सुनवाई हुई। लेकिन क्या आपको पता है इस पूरे विवाद का नतीजा क्या निकला? नतीजा यह हुआ कि जब कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना का चुनाव जीता, ममता बनर्जी की टीएमसी ने पश्चिम बंगाल का चुनाव जीता। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल जीता। ये देखिए, हेमंत सोरेन की पार्टी ने झारखंड का चुनाव जीता, उमर अब्दुल्ला की पार्टी ने जम्मू कश्मीर का चुनाव जीता और खुद कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीतकर पहली बार राहुल गांधी को लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया। तो लोगों को ईवीएम में गड़बड़ी के दावों पर शक होने लगा। लोग ये समझने लगे कि कहीं ईवीएम के नाम पर हमारी आंखों में धूल तो नहीं झोंक रहे थे, क्योंकि अगर सारे वोट बीजेपी को जाते हैं तो जीतिए कैसे रहे। लोगों ने यह पूछना शुरू किया कि जब ईवीएम बीजेपी की है तो विपक्षी दल भी चुनाव में कैसे जीत रहे हैं। ये कैसा टर्निंग पॉइंट था जिसने ईवीएम के खिलाफ विपक्ष की राजनीति को कमजोर किया? और शायद यही वजह थी कि इसके बाद विपक्ष की राजनीति और उसका मुद्दा पूरी तरह से अब बदल गया है। आज ईवीएम का मुद्दा बुरी तरह से पिटने के बाद विपक्ष एक नया मुद्दा लेकर आया है और वो मुद्दा है भारत में चुनावों की चोरी हो रही है। और आज संसद में इस पर खूब हंगामा हुआ है। आज भी विपक्षी नेताओं ने संसद की कार्यवाही से पहले विरोध प्रदर्शन किया। बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। इस रिवीजन का नाम है एसआईआर, जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन भी कहते हैं। सरल भाषा में कहें तो यह चुनावों से पहले की वो प्रक्रिया है जिसमें वोटर लिस्ट को सुधारा जाता है। जो फर्जी वोटर है या डुप्लीकेट वोटर है या जो घुसपैठिए और बिहार में आकर वहां के वोटर बन गए हैं, ऐसे वोटर्स की इस रिवीजन से पहचान होती है और पूरी प्रक्रिया के बाद उनके नाम को मतदाता सूची से हटा दिया जाता है। लेकिन अभी विपक्षी नेता इसे चुनाव की चोरी बता रहे हैं और इस पर काफी विवाद हो रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। मान लीजिए कि आपके घर में कोई व्यक्ति जबरदस्ती घुसा है, इसके बाद वो आपके घर में रखी चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दे और एक दिन वो ये कहने लगे कि आपके घर में जो कुछ होगा उस फैसले में उसकी राय भी जरूरी है। क्या करेंगे आप? क्या आप किसी बाहरी व्यक्ति को अपने घर के फैसले लेने देंगे? लेकिन हमारे देश में इस वक्त ऐसा हो रहा है। विपक्ष को लगता है कि ये रिवीजन चुनावों को चुराने के लिए लिया गया है। हम इस बात को मानते हैं कि रिवीजन की प्रक्रिया और उसके तरीके को लेकर विवाद हो सकता है, उसमें कुछ खामियां भी हो सकती हैं और इन पर खुलकर बात होनी चाहिए। लेकिन सीधे सीधे ये कह देना कि चुनाव को चुराया जा रहा है, वोटर लिस्ट में रिवीजन नहीं होना चाहिए, ये कैसे सही हो सकता है? Constituency after constituency, this is the drama that is taking place. Okay, thousands and thousands of new voters. How old are they? 50, 45, 60, 65 new voters. Thousands and thousands and thousands, one constituency. Yes, and this is one thing, right? Voter deletion, voter addition, new voters who are 18, who are way above 18. So we have caught them. Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it. Because we are going to come for you. क्या चुनाव का बहिष्कार? You got it? Thank you. सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है। वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया? यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। चुनाव दूसरे पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, दूसरे नेताओं से। हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी
चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा। तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। यहाँ वहाँ का ऑपोजिशन मिलाकर कांग्रेस के फ्रेंड्स हैं जो ये सब अच्छा करने वाले हैं, इसलिए घबरा के इन्होंने गोल पोस्ट चेंज किया है और अभी तरह तरह के विंडो लेकर सामने आ रहे हैं जिसका कोई विशेष मायने नहीं है। इसलिए कहा कि अगर इसी तरह चुनाव करवाना है, बेईमानी से ही चुनाव करवाना है, तो इससे अच्छा चुनाव में पार्टिसिपेट ना करें। ये ख्याल आता है, कभी कभी उनके दिल में यह ख्याल आता है, अभी उसको 100% नहीं कह सकते हो। बिल्कुल इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है और जिस तरह से वो धांधली कर रहे हैं, जिस तरह से जेन्युइन वोटर लिस्टों से नाम हटाया जा रहा है, उसके बाद तो विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। सदन में हमारी बात दबाई जाएगी तो सर्वोच्च न्यायालय है, वहाँ तो नहीं दबाई जाएगी ना। और जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो हम चाहेंगे कि जो बात तेजस्वी जी ने कहा है, सुझाव दिया है, वो तो अंतिम प्रक्रिया है। पहले हम सब लोग मिलकर लोकसभा और विधानसभा से इस्तीफा दें और सत्ता पक्ष को अकेला हाउस चलाने दें। इस राजनीति को अगर कोई नाम देना हो तो वो होगा सिरदर्द। और ये मैं क्यों कह रही हूं, इसे आप अगले कुछ मिनटों में खुद समझ जाएंगे। राजनीतिक रूप से बिहार को एक गेम चेंजर स्टेट माना जाता है। लोकसभा में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें बिहार में हैं। देश की लगभग 9% आबादी अकेले बिहार में रहती है। इसके अलावा बिहार के 7 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा नेपाल से लगी हुई है। और पिछले कुछ सालों से बिहार की राजनीति नीतीश कुमार पर केंद्रित है। पिछले 10 सालों में बिहार में 5 बार सरकार बदली, लेकिन मुख्यमंत्री एक बार नहीं बदले। हर बार नीतीश कुमार बिल्कुल सही जगह होते हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हीं के पास रहती है। लेकिन इस बार स्थिति बहुत स्पष्ट है। केंद्र में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है, बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार के साथ है और विपक्षी दल भी यही कह रहे हैं कि अब मुकाबला आर पार का है, या तो नीतीश कुमार रहेंगे या नीतीश कुमार जाएंगे। लेकिन इस राजनीतिक संघर्ष में चुनाव आयोग बुरी तरह फंस गया है। फंसने की वजह यही है कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट का रिवीजन करा रहा है, जिसे विपक्ष चुनाव की चोरी बता रहा है। हमारे देश में अब तक 2 तरह के रिवीजन होते हैं, एक को कहते थे समरी रिवीजन और दूसरे को कहते हैं इंटेंसिव रिवीजन। इन दोनों रिवीजन्स में वोटर्स के बैकग्राउंड की जांच होती थी, लेकिन इस बार बिहार में जो रिवीजन हो रहा है वो इनसे अलग है। चुनाव आयोग को लगता है कि बिहार की वोटर लिस्ट में कई गलतियां हो सकती हैं और सही वोटर ही चुनाव में बिहार की नई सरकार को चुनकर लाए। इसके लिए डोर टू डोर जांच हो रही है। चुनाव आयोग ने 1 लाख बूथ लेवल ऑफिसर, 1.5 लाख बूथ लेवल एजेंट, बूथ लेवल ऑफिसर चुनाव आयोग की तरफ से जाते हैं, बूथ लेवल एजेंट होते हैं पार्टियों की तरफ से, और करीब 1 लाख स्वयं सेवकों को यानी वॉलंटियर्स के साथ सभी मतदाताओं की पृष्ठभूमि जांचने का फैसला किया। इनमें भी मुख्य जिम्मेदारी बूथ लेवल ऑफिसर्स की है, जिन्हें बीएलओ कहते हैं। आपके शहर, इलाके, गांव में जो सरकारी टीचर हैं, आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, पटवारी हैं, ग्राम सचिव हैं, क्लर्क हैं और स्थानीय निकाय कर्मचारी हैं, उन्हें ही बीएलओ कहा जाता है। वो बीएलओ बनाए जाते हैं। यही बीएलओ इस वक्त बिहार की वोटर लिस्ट का रिवीजन कर रहे हैं। ये लोगों के घर जाते हैं, उन्हें एक फॉर्म देते हैं, ये चेक करते हैं कि उन्होंने जिस पते पर अपना मतदान दर्ज करवाया है वो पता और उनकी जानकारी सही है या फिर नहीं है, वेरिफिकेशन। चुनाव आयोग का कहना है कि जिन वोटर्स ने 2003 के आखिरी रिवीजन में अपना सत्यापन कराया था, उन्हें इस बार अपने पहचान पत्र से जुड़े कागज देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग 2003 के बाद बिहार के वोटर्स बने, उन्हें कागज दिखाने होंगे और एक फॉर्म भर के ये बताना होगा कि वो बिहार के ही मतदाता हैं और उनके बारे में सभी जानकारियां सही है। यहां जरूरी बात यह है कि यह सत्यापन सभी तरह के पहचान पत्र से नहीं हो रहा है। इसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, यहां तक कि जो वोटर आईडी कार्ड है वो भी इस वेरिफिकेशन के लिए मान्य नहीं है। 2003 के बाद वोटर बने लोगों का तभी सत्यापन हो रहा है जब वो जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, कॉलेज की डिग्री या मार्कशीट, स्कूल का सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र या पासपोर्ट जैसे दस्तावेज जमा करा रहे हैं। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार सुनवाई हो रही है और विपक्ष कह रहा है कि ऐसे दस्तावेज मांगकर चुनाव आयोग मतदाताओं की नागरिकता चेक कर रहा है और ये संविधान के खिलाफ है। लेकिन हमारा कहना है कि वोटर बनने के लिए सही दस्तावेज दिखाने में परेशानी क्या है।
अगर 100% सही वोटर चुनाव में वोट डालेंगे तो क्या इससे भारत का लोकतंत्र, जिसकी बार बार दुहाई दी जाती है, भारत का संविधान, इसकी भी दुहाई दी जाती है, तो क्या भारत का लोकतंत्र और संविधान मजबूत नहीं होगा अगर हर वोटर अकाउंटेबल होगा? लेकिन विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। अब वो उसने चुनावों के बहिष्कार की भी धमकी दे दी है, और ये धमकी भी ऐसे वक्त में आई है जब इस रिवीजन का 98% काम पूरा हो गया है। सिर्फ 2% वोटर्स ऐसे हैं जिनकी जानकारी चुनाव आयोग तक अभी पहुंचनी बाकी है। बिहार में कुल वोटर्स की संख्या 7,89,00,000 है। ये ब्रिटेन जैसे देश की कुल आबादी से भी 1 करोड़ ज्यादा है। ब्रिटेन की आबादी से लगभग 1 करोड़ ज्यादा। इनमें भी 7,17,00,000 लोगों के फॉर्म चुनाव आयोग को मिल चुके हैं और कुल 71 लाख वोटर्स ऐसे पाए गए हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो सकता है। इनमें 20 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है, 28 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो हमेशा के लिए पलायन कर चुके हैं, 7 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने एक से ज्यादा पते पर वोटर आईडी कार्ड बनवाकर 1 लाख वोटर से ज्यादा आयोग का कोई संपर्क नहीं हुआ है अभी तक। 1 लाख से ज्यादा वोटर्स का कोई संपर्क ही नहीं हो पा रहा है, वो कहां है? और 15 लाख लोगों ने अब तक अपने फॉर्म चुनाव आयोग को भेजे नहीं है, तो कुछ दिन का इंतजार है। कई नेता ये कह रहे हैं कि 71 लाख वोटर्स को इस रिवीजन के बाद वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा, जबकि ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। जो 71 लाख वोटर्स रिवीजन की प्रक्रिया में बाहर होंगे, उनके पास ये पूरा मौका होगा, वो चुनाव आयोग में अपना आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। 1 अगस्त से 1 सितंबर, अभी तो 1 अगस्त तक पूरा टाइम है, सबको जो फॉर्म बचे हुए हैं सब आने हैं, लेकिन 1 अगस्त से 1 सितंबर पूरे 30 दिन के बीच इन वोटर्स के पास आपत्ति जताने, कोई भी कंप्लेंट है, आपत्ति जताने का अधिकार होगा। और इस दौरान राजनीतिक पार्टियां भी नई वोटर्स लिस्ट में खामियां होने पर ऐतराज जता पाएंगी। 1 महीना टाइम तमाम BLAs जो पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक पार्टियों की है उनके पास भी वक्त हो। और सोचिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? सबको मौका भी मिल रहा है और सबकी बात सुनी भी जाएगी 1 महीने के लिए। फिर इसमें चुनाव आयोग कैसे गलत हो गया? अगर आप इस पूरे मामले को ब्लैक एंड व्हाइट में देखेंगे तो आपको ये समझ जाएंगे कि विपक्ष आरोप तो चुनाव चुराने का लगा रहा है, लेकिन हकीकत में उसकी चिंता कुछ और है। असल में जब इस तरह के रिवीजन होते हैं तो इन रिवीजन्स को करने वाले सरकारी शिक्षक, आशा वर्कर और बाकी लोग स्थानीय ही होते हैं। ऐसी स्थिति में यह आशंका बढ़ जाती है कि क्या ये लोग अपना काम सही से करेंगे और कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जाति, धर्म या आपसी विवाद में किसी वोटर का नाम मतदाता सूची में ना डाला जाए। उदाहरण के लिए बिहार में कुछ जगहों पर ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां फॉर्म में ये लिख दिया गया कि वोटर अपने पते पर नहीं मिला, जबकि उन वोटर्स का कहना था कि उनके घर तो कोई आया ही नहीं। दूसरी समस्या, भारत में आज भी ग्रामीण इलाकों में बहुत सारे लोग सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए राशन कार्ड और आधार कार्ड को बनवा लेते हैं, लेकिन वो जन्म प्रमाण पत्र और दूसरे दस्तावेज जो कि बहुत जरूरी है कभी संभाल कर नहीं रखते। संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था के मुताबिक 20 साल पहले 60% बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र ही नहीं बनवाया जाता, और बाद में इसके लिए इतने धक्के खाने होते थे कि लोग उम्मीद ही छोड़ देते थे और सोचते थे कि कौन एक सर्टिफिकेट के लिए अपनी चप्पल घिसवाए, छोड़िए। लेकिन क्या आपको पता है, भारत में बांग्लादेश, म्यांमार से जो घुसपैठिए आए उन्होंने इसी बात का फायदा उठाया और अब ये भारत के लिए असली नागरिकों और वोटर्स के बीच घुल मिल गए हैं, जिनकी पहचान करो तो हंगामा होता है और ना करो तो ये देश में अपनी जड़ें जमाने लग जाते हैं। अगर ये रिवीजन किसी और देश में होता तो शायद वहां इस रिवीजन को कराने के लिए चुनाव आयोग की तारीफ की जाती। लोग कहते कि असली लोकतंत्र के लिए सही वोटर्स की पहचान जरूरी है और इससे देश का लोकतंत्र मजबूत होगा, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हो रहा है। इस मामले में तो उल्टा ये कहा जा रहा है कि सही वोटर्स की पहचान करने से लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, क्योंकि विपक्ष को लगता है कि मतदाता सूची से जितने वोटर्स हटाए जाएंगे वो वोटर्स विपक्षी दलों के होंगे और इनमें भी खास तौर पर मुस्लिम वोटर्स के नामों को हटाया जाएगा, ये उनकी आशंका है। और इसीलिए आज बड़ा सवाल ये कि विपक्ष को लोकतंत्र की चिंता है या अपने वोट बैंक की। यहां आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि विपक्षी पार्टियों को शायद वोटर्स से ज्यादा वोट्स की चिंता हो रही है। क्यों कह रहे हैं इस गणित को जरा आप समझिए। अब तक के रिवीजन में 71 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। अगर हम हर सीट के हिसाब से देखें तो बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं और इस तरह हर सीट से औसतन कितना 29,000 वोट हटाए गए हैं। बिहार में पिछले चुनाव में 243 विधानसभा सीटों में से 203 सीटें ऐसी थी जिन पर जीत का अंतर
29,000 वोटों से कम था, जबकि इस रिवीजन में औसतन 29,000 वोट हर सीट से हटते हुए दिख रहे हैं। और यही बात शायद विपक्ष को परेशान कर रही है। पिछली बार बीजेपी और आरजेडी को छोड़कर एक भी पार्टी ऐसी नहीं थी जिसे 71 लाख से ज्यादा वोट मिले। जेडीयू को 64,85,000, कांग्रेस को 39,95,000, एलजेपी को 23 लाख, असदुद्दीन ओवैसी को सिर्फ 5 लाख वोट मिले थे। जबकि इस बार के रिवीजन में तो 71 लाख वोट ही हटते हुए दिख रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन अजीब बात यह है कि हमारे देश में वोटर्स के सही रजिस्ट्रेशन को लेकर इतना विवाद होता है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, यहां तक कि जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी अगर कोई वोटर गलत रजिस्ट्रेशन कराता है, झूठे दस्तावेज देता है या फर्जी तरीके से खुद को इन देशों का मतदाता घोषित करता है, तो इन देशों में ऐसे अपराध के लिए जेल की सजा तक हो सकती है। लेकिन हमारे देश में क्या होता है? सोचिए, अगर फर्जी दस्तावेज दे दिए, कोई पकड़ा गया तो उसको जेल तक की सजा हो सकती है विदेशों में। लेकिन हमारे देश में तो नेता फर्जी वोटर्स के लिए चुनाव का बहिष्कार तक करने के लिए तैयार है। हालांकि ये बहिष्कार इतना भी आसान नहीं है। अब तक का इतिहास बताता है कि ऐसे राजनीतिक बहिष्कार चुनावों को स्थगित कराने या टालने में असफल रहते और बहिष्कार करने वाली पार्टियों को कुछ मिलता नहीं है। 1992 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। उस वक्त पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने थे और अकाली दल को लगता था कि ये चुनाव कांग्रेस निष्पक्ष तरीके से नहीं होने दे रही है, और इसी के विरोध में अकाली दल ने इन चुनावों का बहिष्कार कर दिया था। और इस बहिष्कार से ये चुनाव रुके नहीं थे। चुनाव तब भी हुए थे और कांग्रेस ने पंजाब में पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई थी। और अब बिहार में भी विपक्ष इतनी बड़ी गलती दोहराने की बात कह रहा है। आज देश को यह भी देखना होगा कि भारत के विपक्षी नेताओं को बहिष्कार से इतना प्यार क्यों है। विपक्षी नेताओं ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया। कुछ विपक्षी नेताओं ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार किया, संविधान दिवस का बहिष्कार किया, राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया, और अब बिहार चुनावों के बहिष्कार का ऐलान किया जा रहा है। आज इस मुद्दे पर मैंने चिराग पासवान का एक खास इंटरव्यू किया, जिसमें उन्होंने विपक्ष को यह चुनौती दी है कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो बिहार चुनाव का बहिष्कार करके दिखाएं। तेजस्वी यादव का बयान, राहुल गांधी का बयान कि अगर ये चलता रहा इस तरीके से तो हम चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं। करके दिखाएं। नहीं, अगर आपको विश्वास है व्यवस्था पे तो कर दीजिए ना बहिष्कार। एक बार तो ये हिम्मत करके दिखा दें बहिष्कार करने की। ईवीएम पे सालों तक ये लोग ठीकरा फोड़ते गए, ईवीएम का तो बहिष्कार कर नहीं पाए। हिम्मत थी तो ईवीएम का कर देते। अब ईवीएम ठीक हो गई है, अब ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, अब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। क्यों? क्योंकि इनको हर 2, 3, 4 साल के बाद ना इनको नया मुद्दा चाहिए होता है, नया बहाना। क्योंकि जनता भी एक ही बहाना कितनी बार सुनेगी। ईवीएम सुनते सुनते सब थक गए, अब कुछ नया लाओ। तो इन्होंने पिछली लोकसभा से, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्या ये बात सही नहीं है कि इन्हीं लोगों ने हर चुनाव के बाद चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटा कर बार बार ये कहा था कि भाई वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। डुप्लीकेसी ऑफ द वोट का इन्होंने जिक्र किया था। महाराष्ट्र के तो चुनाव के परिणाम आज तक ये लोग हम लोग को सुनाते हैं कि भाई आप लोगों ने गड़बड़ी की वोटर लिस्ट में, इसलिए चुनाव में ये हुआ। तो भाई जब दिल्ली में भी इन्होंने यही कहा, तो जब आप बोलते हैं कि गड़बड़ी हुई और चुनाव आयोग के ऊपर आप उंगली उठाते हैं, तो क्या करे चुनाव आयोग? खामोशी से सुनता रहे या उसके ऊपर काम करे? वो कह रहे इतना ही टाइम में आपको इतनी जल्दबाजी में ये क्यों करना था? भाई उपयुक्त समय है, हो सकता है इसलिए किया गया है। और अभी तो ये देश भर में होगा, सारे राज्यों में ये होगा। बाकी राज्यों में समय था, बिहार में फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली परिस्थितियां ऐसी थी कि तुरंत चुनाव बिहार में आ गया, तो सबसे पहले बिहार में ये हो रहा है। आज जब हमारे देश में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर इतने सवाल उठाए जा रहे हैं, तब हम आपको ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ सच्चाई दिखाना चाहते हैं। 1958 से 1967 के बीच भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे केवीके सुंदरम को कांग्रेस ने लॉ कमीशन का चेयरमैन बनाया। 1982 से 85 के बीच भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे आर.के. त्रिवेदी को राजीव गांधी की सरकार में गुजरात का राज्यपाल बनाया गया। 1990 में भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त रही बी.एस. रमादेवी को 1997 में कांग्रेस की गठबंधन सरकार में हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। 1990 से 1996 के बीच भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे टी.एन. सेशन भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और उन्होंने 1999 के लोकसभा चुनाव में गांधीनगर सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा।
96 से 2001 के बीच भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे एसएस गिल को भी कांग्रेस ने राज्यसभा का सांसद बनाया और वो यूपीए की सरकार में खेल मंत्री रहे। और आखिर में 2001 से 2004 के बीच भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त रहे जेम्स माइकल लिंगडो को भी इस तरह के पदों पर नियुक्त किया गया। लेकिन आज यही कांग्रेस चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाती है। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। हमारे विश्लेषण हमारे वोटर्स के बारे में था, वो वोटर्स जो सरकारों को चुनते हैं और जो इस लोकतंत्र के असली राजा हैं। आज बड़ा सवाल यह है कि हमारी व्यवस्था इन वोटर्स का तो रिवीजन करती है, ये देखती है कि इनमें से कितने वोटर्स सही है, कितने वोटर्स गलत। लेकिन सोचिए, ये रिवीजन हमारे नेताओं का क्यों नहीं होता? हम नेताओं का रिवीजन क्यों नहीं करते, जिससे ये पता चले कि कौन सा नेता सही, कौन सा नेता आपके लिए, देश के लिए, लोकतंत्र के लिए गलत। नेताओं का ये रिवीजन क्यों जरूरी है, इसे आप हमारी अगली खबर से समझ पाएंगे। दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में एक डिनर का आयोजन हुआ जिसमें कई नेता शामिल हुए। यह डिनर किसी पार्टी ने नहीं बल्कि एक इस्लामिक संस्था ने दिया जिनका नाम है जमीयते उलेमाए हिंद। इस संस्था के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन आप पहले यह देखिए कि इस डिनर में कौन कौन शामिल हुआ। इसमें समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन, हरेंद्र मलिक, एसपी सिंह पटेल, मुहिबुल्लाह नदवी, जियाउर रहमान बर्क, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, इमरान प्रतापगढ़ी, जावेद खान, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रुहल्ला मेहंदी, मियां अल्ताफ और लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद। और आपको पता है कि 5 स्टार होटल में डिनर करते हुए इन लोगों ने क्या बातें की? ये वहां भारत के मुसलमानों के खतरे में होने की बातें कर रहे थे। असम में मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई पर चिंता जता रहे थे। गाजा में फिलिस्तीन के मुसलमानों पर भी वहां चर्चा हुई। हमें इस डिनर से कोई आपत्ति नहीं। इस देश के हर नागरिक के अधिकार है कि वो कहीं भी जाकर अपने मुद्दों पर चर्चा करे। लेकिन हम अपने देश के मुसलमानों से पूछते हैं कि क्या उन्हें ये बात अजीब नहीं लगती कि एक शानदार 5 स्टार होटल में डिनर करते हुए कुछ नेता, सांसद, धर्मगुरु उनके लिए चिंता जता रहे थे और ये कह रहे थे कि देश में मुसलमानों की स्थिति अच्छी नहीं है। और क्या ये वैसा नहीं है कि एक बंगले में बैठा धन्ना सेठ ये कह रहा है कि वो देश में गरीबों के लिए बहुत चिंतित है। जमीयत उलेमाए हिंद वही संस्था है जिसने आतंकवादी संगठन सिमी का बचाव किया था और ये कहा था कि इस आतंकवादी संगठन में शामिल होने से कोई आतंकी नहीं बन जाता है। इसी संगठन ने उन मदरसों का समर्थन किया था जो भारत विरोधी गतिविधियों के लिए बंद किए गए थे। इसी ने वक्फ बोर्ड में सुधारों को मुस्लिम विरोधी बताया। इसी ने नागरिकता संशोधन कानून पर यह कहा था कि इससे मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी। और अयोध्या में राम मंदिर का भी इसी ने विरोध किया था। और इन सब के बाद भी ये संस्था आज एक 5 स्टार होटल में विपक्षी सांसदों को डिनर पर बुलाकर ये बता रही है कि भारत के मुसलमान खतरे में हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे विपक्षी सांसद इस डिनर में शामिल हुए और वो भी यही कह रहे थे कि इस देश का मुसलमान सुरक्षित नहीं है। जो मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहे हैं जगह जगह पर, चाहे मणिपुर हो, चाहे जहां हो, चाहे यूपी, हर स्टेट में जो हो रहा था उसी पे थोड़ा इन लोगों का वो था ग्रीवेंसेस। तो हम लोगों ने कहा कि मुस्लिमों पर ही नहीं सब पर हो रहे अत्याचार और हम लोग चाहते हैं कि सब लोग एकजुट हों। मुद्दे बस यही था कि किस तरह से जो है हम अपनी इस देश की जो खूबसूरती है, जो देश की एकता है और उसको हम किस तरह से बचा सकते हैं। बहुत अच्छी बातचीत हुई, कंट्री, कम्युनिटी, इन सब के इश्यूज पर बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। तमाम अलग अलग पार्टीज के एमपीज ने पार्टिसिपेट किया। हेट क्राइम को लेकर भी डिस्कशन, हेट क्राइम, सारे इश्यूज पर डिस्कशन हुआ। देश में जो भी हेट क्राइम बढ़ रहा है, खासतौर से माइनॉरिटीज को जिस तरह टारगेट किया जा रहा है, उन तमाम इश्यूज पर डिस्कशन हुआ और जमीयत ने ये चाहा कि इस तरह के मुद्दों को पार्लियामेंट में रेज किया जाए। अगर देश के अंदर संविधान की धज्जियां उड़ने का काम होगा तो निश्चित रूप से जो देश के संविधान से प्यार करने वाले हैं, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को साकार करने वाले लोग हैं, उनका मन व्यथित होगा और हम लोग सब वही चर्चा कर रहे हैं, उसके अलावा कोई चर्चा नहीं। हमारे देश में मुसलमानों की राजनीति करने का एक सेट फॉर्मूला बन गया है जिसमें सिर्फ वोटों के लिए मुसलमानों को खतरे में बताया जाता है और ऐसा करके मुसलमानों को भी गुमराह करने की कोशिशें होती हैं। भारत में आज भी सबसे ज्यादा प्रजनन दर मुस्लिम महिलाओं की ही है। यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में मुसलमानों की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है।
2010 में 2.4% मुस्लिम उम्मीदवार यूपीएससी की परीक्षा में पास होते थे, लेकिन अब यह दर 5% तक पहुंच चुकी है। यानी जो मेहनतकश, पढ़ाई की तरफ रुझान रखने वाला और आगे बढ़ने की सोच रखने वाला इस देश का मुस्लिम है, वो युवा बहुत तेज रफ्तार से भारत की विकास यात्रा में शामिल हो रहा है। अब सोचिए, यूपीएससी की परीक्षा में 5% अगर छात्र मुस्लिम समुदाय से आने वाले पास हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो वो मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। भारत में आज भी मुसलमानों का अपना पर्सनल लॉ बोर्ड है। भारत में पाकिस्तान जितने मुस्लिम रहते हैं, लेकिन फिर भी भारत के मुस्लिम्स के बाद पास अल्पसंख्यक होने का दर्जा है, और ये बातें भारत के मुस्लिम भी जानते हैं। लेकिन कुछ नेता वोटों के लिए और कुछ धर्मगुरु चंदे के लिए एक शानदार सी दुकान खोलकर बैठ जाते हैं और उस पर ये लिख देते हैं कि भारत का मुसलमान खतरे में है, जबकि ऐसा है नहीं। भारत का मुसलमान आज तरक्की पसंद है। हम उससे कहेंगे कि वो भी इस राजनीति को पहचाने और ऐसे नेताओं का रिवीजन और वेरिफिकेशन खुद करे। और ये भी याद रखिए कि अगर भारत के एक 5 स्टार होटल में फिलिस्तीन का मामला उठाया जा रहा है, उस पर चिंता जाहिर की जा रही है, तो इसी से समझ लीजिए कि मामला कितना आपके विकास का जुड़ा है और कितना धर्म के आधार पर जुड़ा हुआ है। अब अगली खबर का रुख करते हैं। अंग्रेज कभी हमसे जबरन लगान वसूलते थे, लेकिन आज समय का चक्र ऐसा घूमा है कि अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था को भारत ने सहारा दिया है। ब्रिटेन के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की मौजूदगी में भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता हो गया है। भारत की ओर से वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन की ओर से वहां के व्यापार मंत्री जॉनथन रेनॉल्ड ने इस समझौते पर दस्तखत किए। यह समझौता बड़ी उम्मीदों वाला है और इससे 2030 तक दोनों देशों के बीच 10 लाख करोड़ रुपए के व्यापार का लक्ष्य रखा गया। इस समझौते से भारत में टेक्सटाइल, फुटवेयर, सी फूड, इंजीनियरिंग उपकरणों की ब्रिटेन से बाजार में पहुंच बढ़ जाएगी, जबकि भारत के बाजार में ब्रिटेन की गाड़ियां, स्कॉच विस्की, दूसरा सामान सस्ता हो जाएगा। और यह समझौता भारत में आम लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। भारत और यूके भावी पीढ़ी के लिए एक बहुत मजबूत रास्ता तैयार कर रहा है। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। हमारे किसान, हमारे एमएसएमई, हमारे युवा, मैं समझता हूं उनके लिए अनेक नए अवसर पैदा हुए। इससे रोजगार बढ़ेगा, एक प्रकार से स्किल मोबिलिटी को बल मिलेगा, और मैं समझता हूं कि विजन 2035 उसको हमारी जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको नई गति मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी। यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत समेत दुनिया के कई देशों में टैरिफ वॉर छिड़ा हुआ है। ब्रिटेन के लिए भी यह समझौता बहुत मायने रखता है। इसकी सांकेतिक अहमियत देखिए कि एफटीए पर जब दस्तखत ब्रिटेन के चेकर्स में हुआ है। चेकर्स ब्रिटिश प्रधानमंत्री का आधिकारिक कंट्री रेसिडेंस है। मोटे तौर पर कह सकते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री का यह आधिकारिक गांव वाला घर है। चेकर्स लंदन के उत्तर पश्चिम में, वहां से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। भारत के साथ एफटीए को खुद ब्रिटेन ने ब्रेक्सिट यानी यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद हुआ सबसे अहम समझौता कहा है। इस समझौते से ब्रिटेन में नई नौकरियां पैदा होंगी। इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, एरोस्पेस और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों के कर्मियों के लिए यह वरदान साबित होगा। खुद ब्रिटेन मान रहा है कि भारत के साथ एफटीए होने से ब्रिटिश युवाओं के हाथ में पैसा आएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि एफटीए से भारत ब्रिटेन की लड़खड़ा रही अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहा है। प्रधानमंत्री जब इस समझौते के बारे में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने क्रिकेट का खास जिक्र किस तरह से किया, जरा वो भी सुनिए। जब भारत और यूके मिले और वह भी टेस्ट सीरीज के दौरान, तो क्रिकेट का उल्लेख तो करना ही पड़ता है। फॉर बोथ ऑफ अस, क्रिकेट इज नॉट जस्ट अ गेम बट अ पैशन एंड ऑल्सो अ ग्रेट मेटाफॉर फॉर अवर पार्टनरशिप।
There may be a swing and a miss at times, but we always play with a straight bat. We are committed to building high-scoring, solid partnership. आज संपन्न हुए समझौते और विजन 2035 इसी स्पिरिट को आगे बढ़ाने वाले माइलस्टोन है। तो चलिए, ट्रेड का मैदान सज चुका है। क्रिकेट के लफ्जों में प्रधानमंत्री 2 दिनों के लिए ब्रिटेन के आधिकारिक दौरे पर पहुंचे और वो वहां से जाएंगे मालदीव्स। बीते दिन अगर आपको याद हो, मालदीव्स पर हमने पूरा आपको बताया था कि किस तरह से परिस्थितियां वहां बदली हैं। लेकिन मालदीव्स निकलने से पहले प्रधानमंत्री मोदी यूके के साथ न सिर्फ व्यापार संबंधों को रीसेट कर रहे हैं, बल्कि दोनों देशों के बीच नए दौर के संबंध स्थापित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में साफ कहा कि यह समझौता मात्र आर्थिक साझेदारी नहीं, बल्कि साझा समृद्धि की योजना है। बीते 1 साल में मोदी और स्टार्मर के बीच ये तीसरी मुलाकात है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी बीते 11 वर्षों में ब्रिटेन की 4थी आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान बकिंघमशायर, जिसे गली क्रिकेट का हब कहा जाता है, वहां प्राइम मिनिस्टर स्टार्मर के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने यंग क्रिकेटर्स के साथ कुछ वक्त बिताया। यानी प्रधानमंत्री मोदी की नजर सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं थी। तस्वीरें सब कुछ बता रही हैं। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां पर रह रहे भारतीय समुदाय के साथ भी मुलाकात हुई। तस्वीरें आपके सामने हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाते हुए, हाथ मिलाते हुए। अब आप ये समझिए कि इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से क्या बदलेगा। इस समझौते को कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड अग्रीमेंट भी कहते हैं। ये एक ऐसा समझौता है जिसमें 2 या उससे ज्यादा देश ये तय करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ जो व्यापार करेंगे उस पर कम से कम या ना के बराबर टैक्स और टैरिफ लगाया जाएगा। और इस समझौते में भी यही तय हुआ है, इसीलिए नाम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। इसके तहत भारत ने निर्यात होने वाले 99% सामान और सेवाओं पर 0 टैक्स लगेगा, जिसे ड्यूटी फ्री ट्रेड कहेंगे। इसी तरह ब्रिटेन की कंपनियां भी भारत में जो विस्की, कार्स जो ब्रिटेन की हैं, वो अब आपको यहां पर सस्ते में मिलेंगी। कार्स हो, दूसरे प्रोडक्ट्स हो, वो निर्यात करेंगी, उन पर भी कम से कम टैक्स लगेगा। उदाहरण के लिए भारत पूरी दुनिया में स्कॉच विस्की का सबसे बड़ा खरीदार है। अब ये भी जान लीजिए इसी बहाने, भारत के लोग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्कॉच विस्की पीते हैं, जिसमें स्कॉच का मतलब स्कॉटलैंड होता है। 2024 में भारत ने इसकी 19 करोड़ 20 लाख बोतल शराब खरीदी थी, लेकिन अब इस पर इंपोर्ट ड्यूटी कम होने से भारत में स्कॉच विस्की का आयात बढ़ सकता है और ये कम कीमत पर भारत में उपलब्ध हो सकती है। यह अग्रीमेंट भारत के अलग अलग सेक्टर्स को नई ताकत भी देगा। पहले टेक्सटाइल कपड़ा उद्योग पर ब्रिटेन 12% टैक्स लगाता था, लेकिन अब से भारत के कपड़ों पर ब्रिटेन में 1 रुपए का टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री, जिससे भारत अब बांग्लादेश, वियतनाम जैसे देशों से प्रतियोगिता में आगे निकलेगा और भारत में कई लोगों को रोजगार मिलेगा। लेदर और जूते, चप्पल के उद्योग पर पहले ब्रिटेन में 16% टैक्स लगता था, लेकिन अब कोई टैक्स नहीं। इससे उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के लेदर और जूते चप्पल उद्योग को बहुत बड़ा फायदा और जंप मिलेगा। इसी तरह भारत के गहने, फर्नीचर, खेल से जुड़े सामान, जिन पर पहले ब्रिटेन 4% टैक्स लगाता था, लेकिन अब यह टैक्स भी 0 हो गया है। इससे भी भारत के कारीगरों और छोटे उद्योगों को बहुत फायदा होगा आने वाले वक्त में। भारत के प्रोसेस्ड फूड, जिन पर ब्रिटेन पहले 70% टैक्स लगाता था, 70%, लेकिन अब 99.7% प्रोसेस्ड फूड पर 0 टैक्स। इससे भारत के पैकेज्ड फूड, स्नैक्स, रेडी टू ईट आइटम्स की ब्रिटेन में मांग बढ़ेगी और भारत को यहां भी बहुत बड़ा फायदा होगा। इसके अलावा ब्रिटेन मछली, मीट, डेयरी पर 20% तक टैक्स था। चाय, कॉफी हो, मसाले, फल, अनाज, तेल, ऐसे सामानों पर भी 10 से 20% तक टैक्स लगता था, लेकिन अब ये टैक्स खत्म हो जाएगा और भारत ब्रिटेन में जो प्लास्टिक, केमिकल्स, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स का निर्यात करेगा, उन पर भारत की कंपनियों का कोई टैक्स अब भारत की कंपनियों को देना ही नहीं होगा। फ्री ट्रेड, 0 टैक्स। चीन का ब्रिटेन के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं है, इसीलिए भारत के पास ये जबरदस्त मौका है कि वो चीन या दूसरे देशों के मुकाबले सस्ता सामान ब्रिटेन में जाकर बेच सकता है। इससे भारत के मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। भारत के जिस कपड़ा उद्योग में 4.5 करोड़ लोग काम करते हैं, उन्हें सीधा फायदा होगा।
23-24 में, साल 2023-24 में भारत और ब्रिटेन के बीच 4,74,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था, जो इस समझौते के बाद 2030 तक 10,33,000 करोड़ रुपए हो सकता है। इसके अलावा ब्रिटेन के सामान और सेवाओं पर भारत का औसत टैरिफ 15% से 3% पर आ सकता है और भारत में ब्रिटेन की गाड़ियां और दूसरा सामान सस्ती हो सकती हैं। जैसे हमने आपको बताया कि स्कॉच विस्की पर कितना टैक्स लगता था, आप जानते हैं, 150% से 75% हो सकता है। गाड़ियों पर भी 100% की इंपोर्ट ड्यूटी भी कोटा सिस्टम के तहत 10% हो सकती है। इसे ऐसे समझिए कि भारत एक कोटा तय करेगा और ब्रिटेन को यह बताएगा कि वहां से निर्यात होने वाली कितनी गाड़ियों पर 10% टैक्स लगेगा, कितनी गाड़ियों पर पुराना वाला टैक्स लगेगा। यह कोटा भी इसलिए लगाया गया है ताकि भारत में गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों पर ज्यादा असर ना हो, उनके लिए बड़ा सेटबैक ना हो। अब ये कौन सी गाड़ियां हैं जो सस्ती हो सकती हैं, तो अपनी लिस्ट बना लीजिए अगर आप गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। जो टॉप एंड कार्स कही जाती हैं, रेंज रोवर, मिनी कूपर, बेंटले, ऐसी गाड़ियां। हालांकि ये लग्जरी कार्स हैं जिससे भारत के आम लोगों को बहुत ज्यादा कुछ हासिल नहीं होगा। भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और ब्रिटेन दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आप खुद सोचिए कि अगर दुनिया की 2 इतनी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हाथ मिला ले तो ये कितनी बड़ी ताकत बन सकते हैं। इसे समय का चक्र ही कहेंगे कि जिस ब्रिटेन ने भारत को लगभग 200 साल तक अपना गुलाम बनाकर रखा, वही ब्रिटेन आज भारत के साथ व्यापार बढ़ाना चाहता है। जब अंग्रेज भारत आए तब हमारा देश एक बड़ी आर्थिक शक्ति था, लेकिन अंग्रेजों ने भारत का जो शोषण किया, अपने देश में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई, भारत को तब तक लूटा, बार बार लूटा, जब तक कि भारत का खजाना पूरी तरह खाली नहीं हो गया। आज अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसकी कुल जीडीपी $30 ट्रिलियन की है। लेकिन क्या आपको पता है कि अंग्रेजों ने भारत को 200 वर्षों तक कितना लूटा था? लगभग, डॉलर में ही बता देते हैं, $45 ट्रिलियन। जी हाँ, आपने सही सुना है, $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है अमेरिका की और अंग्रेजों ने $45 ट्रिलियन लूटा था। अमेरिका जैसे 1.5 देश की अर्थव्यवस्था के बराबर भारत को 200 साल तक लूटा गया और भारत में अकाल के दौरान लोग मरते थे। आज वही समय का चक्र है जिसमें ब्रिटेन भारत के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर रहा है। अगली खबर का आप रुख करते हैं। यह खबर बहुत दिलचस्प है। व्यापार के बाद अब युद्ध की बात, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे साल 2025 युद्ध का साल है। केवल 7 महीनों के अंदर दुनिया ने 3 युद्ध देख लिए। पहले भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, इजराइल ईरान आप देख ही रहे चल रहा है। वैसे ही देखिए उधर यूक्रेन रूस का जंग चल रहा है। अब थाईलैंड और कंबोडिया के बीच लड़ाई शुरू हो गई है। आज सुबह से ही थाईलैंड और कंबोडिया की सेनाएं एक दूसरे पर बड़े हमले कर रही हैं। कंबोडिया ने थाईलैंड के सीमावर्ती इलाकों में रॉकेट से हमले किए। इसके जवाब में थाईलैंड की वायुसेना ने कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। थाईलैंड और कंबोडिया के जिस इलाके में यह लड़ाई चल रही है उसे आप इस मैप के जरिए समझ सकते हैं। यह लड़ाई उत्तरी कंबोडिया देखिए और थाईलैंड की सीमा पर हो रही है। थाईलैंड के सुरीन और सीसाकोट राज्य इस युद्ध में प्रभावित हुए हैं। आप इस क्षेत्र को याद रखिएगा क्योंकि कंबोडिया और थाईलैंड के बीच जंग की असली वजह इसी क्षेत्र से जुड़े एक ऐसे विवाद से है जो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैंने कहा था बहुत दिलचस्प खबर है कि थाईलैंड और कंबोडिया हिंदू धर्म से जुड़े एक विवाद पर आपस में युद्ध कर रहे हैं। इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह बताना जरूरी है कि दोनों देशों के बीच आज अचानक युद्ध में क्या हुआ और यह युद्ध क्यों शुरू हुआ। आज सुबह थाईलैंड की सीमा में कंबोडिया के एक ड्रोन की मौजूदगी ने युद्ध की चिंगारी का काम किया। सुबह 7:30 बजे करीब थाईलैंड के सैनिकों को सुरीन के एक मंदिर ता म्यून थॉम, तो ता म्यून थॉम के ऊपर कंबोडिया सेना का एक ड्रोन दिखाई दिया। इसके बाद 6 कंबोडियाई सैनिकों को थाईलैंड के मिलिट्री बेस के पास देखा गया। ये कंबोडियाई सैनिक हथियारों से लैस थे और इनके पास ग्रेनेड चलाने वाले लॉन्चर्स थे। दोनों देशों के सैनिकों के बीच इस भड़काऊ कदम को लेकर बहस शुरू हो गई और इसके बाद करीब 8:30 बजे कंबोडियाई सैनिकों ने थाईलैंड के मिलिट्री ठिकाने पर फायरिंग शुरू कर दी। थाईलैंड का आरोप है कि करीब 9 बजे कंबोडियाई सेना ने उनके ता म्यून थॉम मंदिर पर हमला कर दिया, जिसके बाद हालात खराब हो गए। इस फायरिंग में थाईलैंड के कुछ सैनिक घायल हो गए, जिसके बाद थाईलैंड ने कंबोडिया पर बड़े हमले शुरू कर दिए। और देखिए
वॉर का पूरा टाइमलाइन। कंबोडिया ने अपने रॉकेट हमलों से सुरीन के मंदिर को ही नहीं बल्कि सीसाकेट राज्य के डॉन ट्वन मंदिर को भी निशाना बनाया। थाईलैंड का दावा है कि कंबोडियाई सैनिक जानबूझकर मंदिरों और रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे हैं। हम आपको इस जंग की कुछ तस्वीरें पहले दिखाते हैं, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर कंबोडिया के सैनिकों मंदिरों को निशाना क्यों बना रहे हैं। इसके अलावा इस युद्ध का हिंदू धर्म से क्या कनेक्शन है, लेकिन उससे पहले युद्ध वाली ये रिपोर्ट। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच तनाव की दो बड़ी वजह है। पहली है लैंडमाइंस और दूसरी है हिंदू धर्म से जुड़ा एक प्राचीन मंदिर। दोनों वजहों के बारे में आपको बताते हैं। देखिए, दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कंबोडिया और थाईलैंड के सीमावर्ती इलाकों में आप देखिए लैंडमाइंस बिछी हुई हैं। करीब 30 साल पहले घुसपैठ को रोकने के लिए यानी सुरक्षा के मद्देनजर अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए ये लैंडमाइंस बिछा दी गई थी। एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत दोनों देश पिछले कई वर्षों से लैंडमाइंस हटा रहे हैं, लेकिन अभी भी कई क्षेत्रों में ये लैंडमाइंस मौजूद है। जिस दौर में लैंडमाइंस बिछाई गई थी उस वक्त कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया गया था। इनमें दोनों देशों की बॉर्डर क्रॉसिंग्स और कंबोडिया में मौजूद एक प्राचीन हिंदू मंदिर प्राविहर का क्षेत्र था। दिखाते हैं आपको प्राविहर मंदिर। प्राविहर मंदिर कंबोडिया और थाईलैंड की सीमा पर मौजूद एक प्राचीन शिव मंदिर है। यही है वो मंदिर जिसकी तस्वीरें हैं, उसी मंदिर को आप इस वक्त देख रहे हैं। इसी वजह से दोनों देशों ने आपसी सहमति से दो बातें तय की। पहली है कि प्राविहर जो मंदिर है उसमें दोनों देशों के लोग आ जा सकते हैं, और दूसरा ये कि मंदिर क्षेत्र के आसपास लैंडमाइंस नहीं बिछाई जाएंगी क्योंकि ये धर्म स्थल है। आज जो जंग शुरू हुई उसकी कहानी 16 जुलाई को लिखी गई थी। 16 जुलाई को प्राविहर मंदिर के पास एक लैंडमाइन विस्फोट हुआ जिसमें 23 थाई सैनिक घायल हो गए। अब ये वो इलाका था जहां पर लैंडमाइंस नहीं रहती हैं, तो सैनिक भी वहां आराम से घूमते थे, लेकिन वहीं पर यह विस्फोट किया गया और सैनिक मारे गए। थाईलैंड का आरोप है कि कंबोडिया ने जानबूझकर इस इलाके में नई लैंडमाइंस बिछाई थी ताकि थाईलैंड के लोग इस मंदिर में आ ना पाए। हालांकि कंबोडिया ने नई लैंडमाइंस बिछाने के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और इसे थाईलैंड की साजिश बताया। कंबोडिया का कहना है कि थाईलैंड प्राविहर मंदिर क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता है, इसलिए वो युद्ध भड़काने की कोशिश कर रहा है। जिस प्राविहर मंदिर को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया में जंग छिड़ी है वो मंदिर सैकड़ों साल पुराना है और ये दोनों देशों की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान से जुड़ा हुआ मंदिर है। प्राविहर मंदिर 1000 साल से ज्यादा पुराना है। सोचिए, शिव मंदिर है जो कंबोडिया के डांगरेक माउंटेन्स पर मौजूद है। इस शिव मंदिर को 9वीं से 15वीं शताब्दी के बीच खमेर साम्राज्य के राजा यशोवर्मन और राजा सूर्यवर्मन ने बनाया था। ये वही राजा हैं जिन्होंने कंबोडिया का प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर भी बनवाया था जो करीब 950 साल पुराना है। खमेर साम्राज्य कंबोडिया और थाईलैंड, लाओस और वियतनाम तक फैला हुआ था, इसीलिए प्राविहर मंदिर में से इन सभी देशों के लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं और वो वहां पर पहुंचते हैं। हर कोई एक्सेस चाहता है। प्राविहर मंदिर को लेकर मौजूदा विवाद की शुरुआत 20वीं शताब्दी के आरंभ से हुई थी। साल 1904 से 1907 के बीच कंबोडिया में फ्रांस का शासन था। उस वक्त थाईलैंड को सियाम कहा जाता था। फ्रांस, कंबोडिया और सियाम के बीच एक संधि हुई जिसके तहत फ्रांस ने कंबोडिया और थाईलैंड के बीच सीमा तय की। सीमा के बंटवारे के वक्त प्राविहर मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा बता दिया। साल 1954 में थाईलैंड ने प्राविहर मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, इसे अपना हिस्सा बताने लगा। फिर 1962 में कंबोडिया इसे मुद्दे को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट में गया। कोर्ट ने इस केस में प्राविहर मंदिर पर कंबोडिया के पक्ष में फैसला दिया क्योंकि फ्रांस के बनाए मैप में मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा बताया गया था। तब से ये विवाद चल रहा है। थाईलैंड ने फैसला तो स्वीकार किया, लेकिन तब से ही दोनों देशों के बीच ये मंदिर तनाव का कारण बना रहा। इस मंदिर और उसके क्षेत्र पर कब्जे को लेकर 2008 और 2011 में भी सैन्य झड़पें हो चुकी हैं। आज भी जिस इलाके में झड़प हुई है वो थाईलैंड का सीमावर्ती राज्य सीसाकेट और कंबोडिया के प्राविहर मंदिर का क्षेत्र ही है। इसीलिए माना जा रहा है कि इस जंग की मुख्य वजह मंदिर विवाद है। साल 2008 में इस शिव मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शुमार किया गया
और दुनिया भर के पर्यटक इसे देखने कंबोडिया आते हैं। हालांकि थाईलैंड आज भी प्राविहर मंदिर पर अपना दावा करता ही करता है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह की जंग वहां पर छिड़ी हुई है। आखिर कंबोडिया और थाईलैंड कैसे हिंदू धर्म से जुड़े एक प्राचीन शिव मंदिर को लेकर, वहां पर जाकर पूजा करने को लेकर आपस में भिड़े हुए हैं और नौबत युद्ध की आई हुई है। यह मंदिर देखिए, विश्व भर से लोग यहां पर पहुंचते हैं इस मंदिर को देखने के लिए। प्राविहर मंदिर जो कि प्राचीन शिव मंदिर है, 1000 साल से पुराना यह मंदिर आज भी लोगों की आस्था, भावनाएं, विश्वास से जुड़ा हुआ एक ऐसा मंदिर है कि दोनों ही देशों कंबोडिया और थाईलैंड को यह डर सताता रहता है कि दूसरा इस पर कब्जा कर लेगा, हमें वहां जाकर पूजा नहीं करने देगा। वैसे तो हम अपने देश में भी मंदिर को लेकर लड़ाइयां होते हुए देखते हैं, लेकिन दो देश एक हिंदू मंदिर पर इस तरह से भिड़े हुए हैं, यह अपने आप में एक बड़ी खबर है।